हाँ, तो बेटा लास्ट टॉपिक हमने क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, उसके न्यूमेरिकल से भी करने हैं। तो अभी थ्योरी पोर्शन में एक और वीडियो बना देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल हम करेंगे डिस्कस। सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मेरे को। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो वो क्या कहना चाहता है इससे? तो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि रोल्स लॉ जो था वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता है, और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में भी दोनों सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए, तभी तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। नॉन वोलेटाइल होगा तो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, कोई भी चीज प्रेशर तभी एग्जर्ट करेगी जब वोलेटाइल होगी। तो जब लिक्विड लिक्विड की बात कर रहे थे तो ये जस्ट हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, तो ये बताना चाहता है कि रोल्स में नहीं बताया था कि भाई दो कंपोनेंट x1 प्लस x2 और ये वोलेटाइल है, इसकी वजह से जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर P1 इक्वल्स टू x1 P1 नॉट, वो इसको लिंक अप कर रहा है हेनरी लॉ के साथ। तो कैसे? अब हेनरी लॉ तुम्हें याद है, हेनरी लॉ के अंदर हमने मेनली क्या पढ़ा था, गैस इन अ लिक्विड, हमने सब पढ़ा था। ऑक्सीजन जो पानी मिलती है गर्म पानी में, एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं, वो सब याद करो। तो ये उसी से लिंक कर। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगी तो वो डिपेंड करती है उसकी मोल फ्रैक्शन पे। तो मतलब उस गैस का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, कि वो गैस पानी में कितनी डिजॉल्व है। जितनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी वो उस गैस का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स जितना हम समुद्र के अंदर जाते रहते हैं तो प्रेशर बढ़ता रहता है, तो जितनी भी जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं समुद्र के पानी में वो हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं। तो ये उसने समझाया था यहाँ पर पे। तो दोनों की देखो बात एक ही है, इसको बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंपेयर करने में आसानी रहेगी आपको, P1 नॉट इंटू x1, ठीक है। तो दोनों की एक ही बात है, बस यहाँ पर गैस है, यहाँ पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। इस राउल्ट्स ने जो है आपका लिक्विड लिक्विड स्टडी किया, हेनरी ने गैस एंड लिक्विड स्टडी किया। दोनों ही बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की, गैस जितना प्रेजेंट है भी। तो वही कहना चाहता है कि फाइनली वो दोनों कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि आप कह सकते हो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उनका पार्शियल प्रेशर है वो उनकी मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है। और आप स्पेशल केस में ये हो गया, यू कैन से कि P1 नॉट जो प्योर कंपोनेंट का होता है दैट इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट, ये बताना चाहता है आपको। तो एग्जाम में आपको ये पूछे तो आपको ये एक्सप्लेन करना है आपको इसके अंदर जो बता रखा है। तो हमने ये डिस्कस जस्ट किया था अभी कि भी रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी कांस्टेंट, तो आपको पता लगा फाइनली। तो एग्जाम में यही बोलना है कि इन दिस स्पेशल केस हेनरी कांस्टेंट बिकम इक्वल्स टू द रोल्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बिकॉज इन बोथ द केसेस प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो एग्जाम में ये आपको बताना है स्पेशल केस हेनरी लॉ का। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब हम सॉलिड्स की बात करें लिक्विड्स के अंदर, कि जब हम सॉलिड्स को डालते हैं लिक्विड्स के अंदर तब क्या होता है। तो यूजुअली आपके जो सब सॉलिड्स हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं आपके, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, आप सबने बचपन में पढ़ा है कि जो नमक है वो हम कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि कहीं पर भी नमक बनता है, गुजरात में, राजस्थान में सांबर लेक का, कभी वहाँ घूमने जाओ तो वो गड्ढों में क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, उसके अंदर जो है वो सॉल्टी वाटर है सांबर लेक का वो भर देते हैं। तो क्या होता है, पानी तो वेपर फेज बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या बच जाता है, नमक। नमक क्यों नहीं उड़ा? तो वही केमिस्ट्री है यहाँ पर, वो नमक क्यों नहीं उड़ा, बिकॉज वो नमक नॉन वोलेटाइल है, वो पड़ा रह गया और सारा सॉल्वेंट उड़ गया। तो यहाँ पर ये जो दो फिगर दे रखी है वही समझा रखा है कि प्योर सॉल्वेंट अगेन आपको कोई प्योर सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर वाटर है और मैं इसको कंटेनर क्लोज कर देता हूँ तो वो सारा वेपर फेज में आ जाएगा और प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो कि फिगर में दिखा रखा है आपको ऐसे। और ये इस पे जो है बम्बार्ड करेगा, इस पे प्रेशर जो है आपका इस पे बम्बार्ड करेगा। और जो अब इसी पे जब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए, अगेन यहाँ पर x1 आपका, अगर मैं x1 को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मानता हूं, बिकॉज यहाँ प्योर सॉल्वेंट है तो अकेला ही है, तो x1 इक्वल्स टू 1 होगा। बट जैसे ही मैंने इस पे दूसरे पार्टिकल डाल दिए, दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, तो अब बिकॉज ये जो सरफेस है, इस सरफेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब जो पानी पहले आराम से फ्रीली
अपना सरफेस स्पेस छोड़ पा रहा था, वो बिकॉज ऑफ दी सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो अपना जो है इजीली वो एस्केप नहीं हो पा रहा सरफेस से। तो ऑब्वियसली बात है, जो जितने टाइम में पहले पार्टिकल आराम से उड़ रहे थे अब वो उतने कम हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर जो है इनका वो भी कम हो जाएगा, इनकी जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर बस यही समझाना चाहता है कि जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल आप सॉल्यूट डालोगे तो जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है और सॉल्यूट डालने के बाद, तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट है तो यहां पर ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है, बट यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। सॉल्वेंट तो वही हो गया वाटर, सॉल्यूट आपका जो भी डाला आपने, जो मैंने एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड का, शुगर, केन शुगर, कुछ भी हो सकता है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे। तो सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, तो ये जैसी सरफेस ऑक्यूपाई करता है तो इनका जो प्रोबेबिलिटी है जो एस्केप करने की कम हो जाती है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा। इससे आपको एक बात पता लगी कि हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन इफ यू ऐड अ सॉलिड सॉल्यूट लाइक सोडियम क्लोराइड, शुगर, ग्लूकोज एटसेट्रा, तो वो आपका सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ में आपको बस यही समझाया गया। अब मैं इसमें जो एनसीईआरटी की मेन लाइन है बस वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया बिकॉज जो एस्केप करता सरफेस है वो कम हो गए, इसका ओपन है बिल्कुल आराम से, तो आराम से ये जो है प्रेशर है। तो बीच में जो एनसीईआरटी की लाइन है वो मैं आपको कुछ कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसने वही समझा रखा है कि द वेपर प्रेशर इज सॉलिडली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन, फर्स्ट फिगर के अंदर, सेकंड समझा रखा है पढ़ो इसके अंदर। इसमें फिर बीच में एक लाइन लिखी हुई है, दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वो भी मैंने आपको समझा दी है कि इसका लोअर हो गया है बिकॉज इसमें कोई भी सरफेस एकदम खाली था, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स आ गए तो इसका कम हो गया। इसने वही बात समझा रखी है। और तो लास्ट का जो पैराग्राफ है मैं वही एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर आपको। तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड, thus the vapor pressure is also reduced। तो यही बात इस फिगर में समझ में आ गई आपको। लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट में खास बात इन्होंने ये बता रखी है कि द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसका मीनिंग समझना, ये क्या कहना चाहता है। इसका मतलब जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना, क्वांटिटी, एक वर्ड होता है क्वालिटी, ये मैं बहुत बार समझाता हूं, तो अब यहाँ पे फिर समझ लेना। एक बच्चा है, उसको क्वांटिटी चाहिए, उसको नहीं मतलब कि मुझे डोमिनोज का पिज्जा खाना है, उसे कहेगा 2 पिज्जा दे दो, चाहे मुझे लोकल पिज्जा खिला दो, बट मुझे 2 पिज्जा चाहिए, उसको क्वांटिटी चाहिए। एक है भाई, मुझे चाहे आधा पिज्जा दे दो बट मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे डोमिनोज का ही खाना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केमिस्ट्री में यहां पर क्या है, वो ये बोल रहा है कि वो सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता। मींस जो यहां पर एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं आपके, सुक्रोज और यूरिया, वो कह रहा है कि 1 मोल या 10 मोल का एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, 1 मोल का ले रखा है तो 1 मोल ले लेते हैं कि 1 मोल मींस 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज लो, या 1 मोल दैट इज 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स यूरिया के लो। अब यूरिया अलग होता है, आपको पता है, यूरिया तो NH2 CONH2 और सुक्रोज, तो सुक्रोज 1 मोल पार्टिकल दैट इज 6.023 ये लिए और 1 मोल ये लिए, दोनों का नेचर अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग है। ये आपका NH2 CO NH2 होता है, ये आपका C12H22 O11 होता है सुक्रोज आपका, ये अलग केमिकल है, ये अलग केमिकल है। तो कह रहा है इनके केमिकल अलग होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वांटिटी सेम है। तो ये कहना चाहता है कि क्वांटिटी सेम है तो उसकी वजह से दोनों का जो प्रेशर रिड्यूस होगा, मतलब मैं चाहे 1 मोल सुक्रोज डालूं या 1 मोल यूरिया डालूं, दोनों की वजह से सेम प्रेशर कम होगा, उसे वेरिएशन नहीं आएगा ऑलमोस्ट। वो ये कह रहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि क्वालिटी में क्या ले रहा हूं मैं, वह सॉलिड जो है
शुगर ले रहा हूँ, नमक ले रहा हूँ, दोनों अगर काउंटिंग दोनों की सेम है तो प्रेशर दोनों से सेम कम हो रहा है, क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करता है। लेकिन अगर आप ये 2 मोल ले लो और ये 1 मोल लो तो तुम्हें बताओ किससे ज्यादा कम होगा? बिकॉज 2 मोल है तो ज्यादा नॉन वोलेटाइल डाल दिया, ज्यादा सरफेस एस्केप नहीं कर पा रहे, तो वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है क्वेश्चंस इसी के बेस पे, एग्जाम पूछ सकता है कि 1 मोल सुक्रोज एंड 1 मोल यूरिया विच विल रिड्यूस प्रेशर, तो आप बोलोगे इट विल रिमेन सेम दोनों में, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी डिपेंड नहीं करता। तो ये आई थिंक आपको बात समझ में आ जाएगी लास्ट पैराग्राफ में। तो उसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, मतलब उससे नेचर डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी डिपेंड नहीं करता। ये बता रहा है कि 1 मोल सुक्रोज को अगर 1 kg वाटर डालो, यूरिया डालो, सेम क्वांटिटी वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, तो मतलब दोनों के अंदर सेम वेपर प्रेशर आपका रिड्यूस होगा। तो ये बताना चाहता हूँ दोनों में सेम डिक्रीज होगा। फिर लास्ट में एक लाइन और लिख रहे हैं यहाँ पर कि रॉल्स लॉ इन जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये वही बात जो हमने पहले पढ़ी है वही दोबारा रिपीट कर रहा है। अब इसमें एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट लाइन और है, जो लास्ट में जो लिख रहा है पैराग्राफ, अब आपको एक ग्राफ लास्ट समझाया तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं दोबारा एक ग्राफ बताया तो आपको। अगेन आपको पता है यहाँ पर कि इस सॉल्यूशन के अंदर एक जो है सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, सॉल्यूट डाले हैं जो इसके अंदर ये नॉन वोलेटाइल है। तो आप ही बताओ क्या मैं लेट से ये सॉल्वेंट पार्टिकल जो है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 मान लेता हूँ, तो आप बताओ क्या इस केस के अंदर मैं P2 बराबर P2 नॉट x2 लिख सकता हूँ, जहाँ पर x2 सॉल्यूट पार्टिकल्स है विच इज़ नॉन वोलेटाइल? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसकी वजह से जो है प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं हो रहा, ये वोलेटाइल फेज में आ ही नहीं पा रहे, तो ये प्रेशर को एक्सर्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से x1 पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट फिर भी x1 जो भी एस्केप करके वेपर फेज में आ रहा है उसका प्रेशर तो रहेगा ही ना। तो इसलिए यहाँ पर P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1, बस इसी का ही सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं है, इसको हम नहीं लिख सकते यहाँ पर बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसलिए ग्राफ में समझा रखा है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया है सिर्फ इन्होंने, सॉल्यूट का नहीं दिया। इससे पहले दोनों का दिया था क्योंकि वहां पे दोनों वोलेटाइल थे, यहाँ पर अब एक सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है इसलिए एक ही लाइन दी आपको। तो अगेन देख रहे हो 0 से 1 बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये वही शो कर रहा है आपको यहाँ पे ग्राफ। तो आई थिंक ये टॉपिक खत्म होगा। नेक्स्ट रह गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो हम डिस्कस करेंगे।